सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लर्निंग सेशन जिसमें हम लोग सीख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम बायट-सेवर्ट लॉ सीख रखे हैं। उसका आगे हम देखते हैं क्या एप्लीकेशन होता है, किस तरह से, और उसके आगे हम लोग एम्पियर्स लॉ सीखेंगे इस लेक्चर में। सो बायट-सेवर्ट लॉ हम स्टार्ट किए थे। तो बायट-सेवर्ट लॉ में बायट-सेवर्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो है इस तरह से, तो अगर किसी पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस जो है D है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, और ये पॉइंट P जो है एक एंड से अल्फा बना रहा है और एक एंड से बीटा बना रहा है, तो इस केस में आपने पढ़ा था B जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम I बाय D टाइम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आई होप सबको ये याद हो गया होगा। ये आइकॉनिक जो फॉर्मूला डेरिवेशन है इसको आप याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग ऐसा एक डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के टाइम करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये सबको याद होगा। अगर यही सिचुएशन जो है इस तरह से आ गया, ये सिचुएशन इस तरह से बन जाता है P, और ये जो है इस तरह से, ये अगर मान लो कि बीटा है और ये अल्फा है, ओके, और ये वाला जो है सेपरेशन D है, तो इस केस में आप लिखते हो B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I टाइम I बाय D टाइम साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, इसमें ही अब आप इनफाइनाइट लेंथ का अगर हो जाता है, इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब अल्फा 90 डिग्री और बीटा भी क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, देन आप इसको लिखते हो B का वैल्यू ये साइन अल्फा साइन 91 साइन बीटा साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। दैट मीन कि करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस जो है वायर से जो है D है, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो B का मैग्नीट्यूड होता है आपका, B का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई D लिखते हो। डिपेंड करेगा डायरेक्शन, इधर देखेंगे तो क्रॉस होगा, और अगर ये पॉइंट जो है P डैश इधर हो गया तो इधर देखेंगे तो ये क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डॉट होगा और इधर क्या होगा, क्रॉस होगा। डायरेक्शन आप काउंट करना सीख गए होंगे। ओके, सो आई होप कि ये आपको रटा गया होगा, अभी तक याद रहता होगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया था। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो इस केस में सेंटर पे अगर बात करते हैं, अगर ये इस तरह से है तो इस पे सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो म्यू नॉट I बाय 2R होता है, R जहाँ पे रेडियस होता है, और अगर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे सकते हो। अगर इसमें इस तरह से है तो ये हो जाएगा क्रॉस। सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं तो करंट के डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करते एंड थंब के डायरेक्शन को नोट करते, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और अगर इस केस में जो है ये इस तरह से है, करंट अगर इसमें इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये म्यू नॉट I बाय 2R ही होगा और ये डॉट हो जाएगा। इसको हम दो मेथड से आपको बताए थे। दो मेथड क्या था हमारा, दो मेथड ये था, एक तो बायट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या करते थे,
एक हमने बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन किया था, तो करंट कैरिंग लूप जो है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्सियल पोजीशन के लिए, तो इसके लिए आपने लिखा था कि ये सर्कुलर लूप है और इसके एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने डिराइव कर रखा है इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई I 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। ये पॉइंट P का जो है एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो होता है x होता है और इसका रेडियस जो है r है। आप इसको ही लिखते हो, B को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I r स्क्वायर, और ये सीधा देखो तो 4 पाई 2 पाई को 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये होता है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल का पावर 3/2। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे। तो यहां से भी आता है, एट सेंटर की बात करते हैं तो x को 0 कर देते, तो यहां से x अगर 0 कर देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा आपको। इसमें ही अगर n नंबर ऑफ टर्न होता तो यहाँ पे I के साथ n भी हम इंक्लूड कर लेते, तो ये रिवीजन हो गया आपका। ओके, और दूसरा जो है डायरेक्टली जो है हम सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर मान लो कि सर्कुलर आर्क है और ये जो है सेंटर पे फाई एंगल बना रहा है। ओके, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r, ये रेडियस r है, ये भी r होगा, कोई भी अगर हम देखेंगे तो ये r ही होगा, सो I बाय r इंटू फाई। सो कंप्लीट सर्कल होगा, तो कंप्लीट सर्कल के केस में फाई जो हो जाता है 2 पाई हो जाएगा, तो b हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2r। ठीक है, और इस केस में सेमी सर्कल के केस में ये देखो, अगर करंट जो है ऐसा है, करंट जो ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डॉट हो जाएगा, और करंट इसमें ऐसा है, सेमी सर्कल है, तो फाई जो हो गया 2 पाई एंड b जो हो जाएगा सेंटर पे O बोल देते हैं, BO, और ये भी O, ये भी O। ओके, सो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसमें सेमी सर्कल है तो यहाँ पे फाई का देखो वैल्यू पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4r, और ये अगर करंट ऐसा है तो डॉट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड होगा इस केस में। और अगर मान लो कि क्वार्टर है, क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो ये अगर सेंटर है O, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे है आपका पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा BO जो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I बाय 8r डॉट। इस वीडियो में भी हमने ये रिवाइज करवा दिया, इसलिए करवा दिया कि आपको अगर प्रीवियस वीडियो अगर अच्छे से नहीं पता होगा तो इस वीडियो के थ्रू आप कर लोगे। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको हमने बताया था कि करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेट की तरह देखेंगे, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट की तरह देखेंगे। मान लो कि ये लूप है, एक लूप है जो कि बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, इस तरह से बोर्ड के प्लेन में ही है। तो इधर से देखेंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। तो अगर हम देखें तो ये जो होगा इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, क्रॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसके सेंटर पे क्रॉस होगा।
तो अगर ये लूप ऐसा है, मान लो कि इस प्लेन में इस तरह से है लूप, इस तरह से, ओके, इस तरह से ये हाथ के प्लेन में इस तरह से लूप है। अब करंट ऐसा ही रोटेट कर रहा है, करंट ऐसा ही रोटेट कर रहा है, तो करंट ऐसा ही रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, ओके। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, अगर मान लो कि ये एक्सियल पोजीशन है P, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर जो एक करंट जो है इधर से देखने पे करंट जो है क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज, और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा ये क्या होगा, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो मैग्नेट की तरह इसको अगर मैग्नेट के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे, इसको अगर मैग्नेट के इक्विवेलेंट कंसीडर करें तो ये मैग्नेट में देखो तो ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल, मतलब कि इधर राइट वाला फेस अगर इस प्लेन में लूप है तो ये वाला फेस अगर हम इधर से देख रहे हैं, ये प्लेन है, ये हाथ के प्लेन में ये लूप है, तो इधर से हम देख रहे हैं, इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये वाला जो फेस है इधर वाला फेस वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह से होगा। वही ये अगर मान लो कि ये इस तरह से होता तो यहाँ पे इसी तरह मतलब कि फ्रॉम राइट आपका आई जो है बोर्ड पर राइट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसको देखेंगे तो ये जो है जिधर आई है उधर नॉर्थ फेस होगा और जिधर आई नहीं है जिस साइड वो क्या हो जाएगा, साउथ फेस हो जाएगा। इसको और अच्छे से बनाना है तो थोड़ा सा ऐसा देखते हैं, ओके, तो इससे पता चलेगा क्लियर। तो आपको याद रखेंगे कि मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग कॉइल जो होगा उसको हम मैग्नेट की तरह देखें, ओके। सो ये आदत डाल देंगे हम लोग। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आपने कर लिया। ना हम बात करेंगे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ओके। 10 एम्पियर्स लॉ पे जाएंगे हम लोग। सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड सिंपल सा है, कोई भी वायर ले लो, घर में जो भी वायर पड़ा हुआ है इंसुलेटेड या फिर क्या कहते हैं अनकवर्ड वायर, ओके। तो कोई भी वायर ले लो और कोई भी सिलिंड्रिकल कोर ले लो, उस पे जैसे इस पे हम वायर मतलब कॉपर वायर को वाउंड कर दे, वाइंडिंग कर दे, इस तरह से वाइंडिंग कर दे, इस तरह से वाइंडिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा। या फिर इन जनरल हम ये भी वायर जो है तुमको दिख रहा होगा, कोई भी वायर अगर मान ले लेते, कोई भी ये मोटा सा वायर कुछ भी दिख रहा है इधर, अगर आपको दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो कोई भी वायर है, ऐसा भी वायर है, ये भी वायर है ना, ये तो हालांकि ऑप्टिकल फाइबर वाला वायर है, कॉपर वायर रहता है ज्यादा अच्छा है, तो इसको इस तरह से वाउंड कर देंगे इस पे, तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा। इसको अगर मान लो कि कोर नहीं रखना है तो इसको इस तरह से भी आप वाउंड कर दिए और इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ये, ओके। सो सिंपल सा है। सोलेनॉइड क्या होता है, वाइंडिंग ऑफ वायर होता है और जनरली जो है बार लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सिलिंड्रिकल कोर होना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ओके। सो सोलेनॉइड क्या होता है, वाइंडिंग ऑफ conducting wire, okay, winding of conducting wire on cylindrical core constitute solenoid,
ओके, सिंपल सा है, कोई भी सिलिंड्रिकल कोर ले लो और इसमें आयरन कोर अगर हो जाता है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इधर से ये करंट फ्लो करवा दिए तो ये जो है मैग्नेटिक जो है मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, या इसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो हमारे फैन में जो कॉइल होता है या मोटर में कॉइल होता है या पंप में जो कॉइल होता है सब जो है सोलेनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वाइंडिंग देखोगे कॉपर का वाइंडिंग होता है फैन के अंदर या फिर मोटर के अंदर या फिर आप पंप वाला मोटर कुछ भी ले लो। सो इस केस में क्या होता है, वाइंडिंग होता है, यही वाइंडिंग जो है सोलेनॉइड है या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझो। सो इस केस में अगर मान लो कि ये जो है ओके, सो ये इस तरह से समझो, ये तो बनाया हुआ, ये दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला जो है, हाँ, सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह से होगा। आउटसाइड जो है सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है लगभग जीरो होता है। जीरो एब्सोल्युटली जीरो तो नहीं होता, बट अगर लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब ये वाला डायमीटर जो है, ये डायमीटर जो होना चाहिए सिलिंड्रिकल कोर का वो लेंथ के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। वो लेंथ के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। ओके, सो उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं या फिर लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं या जनरली उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। ओके, सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। अगर मान लो कि ये इसमें करंट जो है हमने वाइंडिंग इस तरह से कर रखा है, ओके, इस तरह से वाइंडिंग कर रखा है, इधर से करंट जा रहा है और फिर इधर से करंट बाहर आ रहा है। ओके, सो करंट का लूप देखेंगे, करंट के लूप में करंट का सर्कुलेशन देखेंगे तो थंब जो है उसके डायरेक्शन में, करंट के सर्कुलेशन के डायरेक्शन में अगर इस हम राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। ओके, सो इस तरह से है तो ऐसा देगा, और कभी कभी इस तरह से होगा वाइंडिंग तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ओके, तो क्लियर है। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो सोलेनॉइड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखेंगे सोलेनॉइड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहा है तो यहां से करंट ऊपर से ऊपर वाले पोर्शन से देखेंगे तो बाहर आता हुआ दिखेगा टेंजेंशियली, और नीचे वाले एज पे देखेंगे तो अंदर जाता हुआ दिखेगा। सो सोलेनॉइड का रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग इस तरह से भी करते हैं, याद रखेंगे सोलेनॉइड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी करते हैं। ओके, एक तरफ करंट बाहर आ रहा है, दूसरा तरफ करंट अंदर जा रहा है। सो ये जो है हो गया आपका सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला फिगर भी सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ये याद रखेंगे। इसका डॉट डॉट करने का मतलब यहाँ पे इस एज पे, बाहर वाले एज पे सिलिंड्रिकल ये एज है, मान लो ये सोलेनॉइड है, तो अगर करंट जो है इधर से चल के इधर से चल के इधर से चल के इधर से चल के फिर इधर से बाहर जाता है, तो इस केस में इधर देखेंगे इस एज पे देखेंगे तो करंट बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, और इस पे एज पे देखें तो करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है। ओके, सो अंदर जा रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाहर आ रहा है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये समझ गए। और इसमें जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अगर देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अगर इसमें ही मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से होता, ओके, सो मतलब कि करंट इधर जा रहा है
और इधर से आ रहा है, तो करंट जो है इधर से फिर तो यही होगा। इधर से जा रहा है, हाँ इधर से जा रहा है, मतलब इधर को इन करेगा और फिर इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है और इधर को चला गया, इधर को इन कर रहा है, 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 इधर को इन कर रहा है। सो इस केस में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो ये देखो इधर करंट अंदर जा रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, क्रॉस 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 क्रॉस। इधर देखे तो डॉट 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 डॉट। ओके, अब देखो करंट का सर्कुलेशन, करंट जो है इधर अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और इधर से देखे तो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ओके, सो इस केस में इधर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये इधर होगा। ओके, सो इस केस में ये सोलेनॉइड हो गया, आप समझ गए। अब सोलेनॉइड के कारण जो है उसके किसी अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लो कि ये सोलेनॉइड है, तो इसके किसी पॉइंट पे कहीं पर भी आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रिंग के शेप में होगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रिंग के शेप में होगा। ओके, सो सोलेनॉइड का मान लेते हैं, सोलेनॉइड में एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न। आपको अभी बताया कि सोलेनॉइड क्या है जी, नथिंग जस्ट वाइंडिंग ऑफ वायर ऑन सिलिंड्रिकल कोर। और मान लो कि कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, एंड एल जो है आपका टोटल लेंथ है। देन नंबर स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड एल जो होता है, तो इस केस में एन जो हो जाएगा कैपिटल एन बाय एल हो जाएगा। ओके, कैपिटल एन बाय एल हो जाएगा, एल स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट करते इसको। सो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, सो इसमें देखो अब ये क्या है, सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के किसी पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है। ओके, सो ये देखो ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, हम समझ लेते हैं, चलो ठीक है, डॉट 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 मतलब कि बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, डॉट डॉट, करंट बाहर आ रहा है ऊपर वाले एज से, और अंदर जा रहा है नीचे वाले एज से। ओके, सो इस सोलेनॉइड में क्या होगा, पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि x पे dx का कंसीडरेशन करते हैं, इस पॉइंट से x जो है, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं, ये रेडियस जो है ये r रेडियस का है, और दूसरा जो है ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है एक तरफ जो बनाएगा, एक तरफ क्या है अल्फा बनाएगा, और दूसरी तरफ जो है एंगल बनाएगा बीटा। सो हम इस पॉइंट से एक्सियल पोजीशन में x डिस्टेंस पे dx का एक स्लाइस कंसीडर करेंगे, dx का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। सो ये हो गया dx। इस dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न जो होगा
नंबर ऑफ टर्न इन dx की बात करेंगे तो n इंटू dx, क्योंकि ये जो है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए n है, तो dx लेंथ के लिए n इंटू dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो ये जो है एलिमेंट जो होगा, ये एलिमेंट जो होगा ये कैसा बिहेव करेगा, एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा, सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो इसमें करंट जो है di की बात करें तो di हो जाएगा I इंटू एन dx हो जाएगा। मतलब क्या, जो इस स्मॉल एलिमेंट में जो करंट होगा di वो हो जाएगा आपका I इंटू एन इंटू dx। ओके, सो di की बात कर लेते हैं, इसको कैपिटल I बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इस जो है सर्कुलर रिंग की वजह से, जिसमें नंबर ऑफ टर्न जो हो जाएगा n इंटू dx हो जाएगा। और इसमें करंट की बात करेंगे तो करंट di जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका I इंटू एन इंटू dx। सो dv की बात करते हैं तो ये हो जाता है म्यू नॉट, अभी आपने देखा था क्या लिखे थे, म्यू नॉट बाय 2, और आपने लिखा था I की जगह यहाँ पे di लिखेंगे, di, और आपने लिखा था r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। ओके, ठीक है जी, आपने ये लिखा था। सो ये जो है इस एलिमेंट की वजह से dx लेंथ का जो dx स्ट्रैप्स है, ओके, सो उसमें टोटल करंट होगा dx जो थिकनेस है उसमें टोटल करंट होगा di जो कि I इंटू एन इंटू dx हो जाएगा। ओके, और इस छोटे से स्ट्रैप की वजह से इस पॉइंट P पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे ये सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा, और ये पॉइंट जो है इस सर्कुलर लूप के एक्सियल पोजीशन पे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एक्सियल पोजीशन, वो आप लिख दोगे। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी यूज कर लेते हैं। अगर आप देखो ये है x और ये है आपका r, ये है आपका r, और हम मान लेते हैं कि ये है आपका थीटा, ये है आपका थीटा। ओके, सो ये आपका थीटा है। सो इस केस में tan थीटा इक्वल टू, अगर हम देखें तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं r बाय x लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखो तो r बाय x लिखेंगे, नहीं, हाँ, r बाय x लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू। ठीक है जी, सो यहाँ पर x की बात करें तो x जो हो जाएगा x इंटू tan थीटा, एक सेकेंड चेक करने दो, हम जो है मान लेते कि ये इधर लिखा, इधर हमने थीटा कंसीडर किया, यहाँ से कंसीडर करेंगे थीटा। ओके, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। अगर मान लो कि आपने इसको यहाँ से थीटा कंसीडर किया, हाँ, इधर से ऐसा यहाँ से ले रहे हैं ना, तो इधर ऐसा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x बाय r जो हो जाएगा ये r हो जाएगा, और ये आपने थीटा कंसीडर किया, ये नहीं। सो इस केस में tan थीटा इक्वल टू x बाय r होगा, x इक्वल टू r tan थीटा हो जाएगा, और dx की बात करेंगे तो dx जो हो जाता है r, तो कांस्टेंट टर्म है, थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी कितना करेगा, माइनस बीटा से अल्फा करेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा लिख दो इसको, टाइम डी थीटा हो जाएगा, dx बाई डी थीटा करेंगे तो r सेक स्क्वायर थीटा होगा। सो dx इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। सो ये आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर करेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दैट इज ये हो गया r स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो ये हो गया आपका आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है जी, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने एक बार क्या लिखा था, dv इक्वल टू दिस लिख रखा है, तो dv इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 2 और di की जगह पे आप ये लिख सकते हैं i n dx लिख सकते हैं। ओके, और उसके अलावा आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2। यहाँ पे dv म्यू नॉट बाय 2 है, x की जगह आप r के टर्म में लिखो, x वेरिएबल को r और थीटा के टर्म में लिखो और dx को भी r और थीटा के टर्म में लिखो। i n भी कांस्टेंट होता है, n क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम लोग चेक करते हैं। ओके, हमेशा प्रॉपर्टी उसकी होता है वो। उसके बाद dx की बात करेंगे तो dx जो है आपका r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है और उसके अलावा आप बात करेंगे तो एक r आपको मिला हुआ है, r स्क्वायर मिला हुआ है। ओके, r स्क्वायर है और नीचे आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का पावर 3/2 जो है, इसको हम आर क्यूब सेक क्यूब थीटा लिख सकते, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा लिख सकते। तो ऊपर देखो आर क्यूब है, नीचे भी आर क्यूब है, खत्म हो गया, इसका मतलब आर क्यूब और ये हो गया म्यू नॉट बाय 2 i इंटू एन, इसको भी याद रखते हैं। और ये बचा क्या, आर क्यूब हो गया ऊपर, नीचे आर क्यूब खत्म कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा को खत्म कर देगा और बचेगा क्या, एक सेक थीटा बच जाएगा इसमें से, तो ये हो गया डी थीटा बाय सेक थीटा। तो dv इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाय 2 टाइम i टाइम n टाइम cos थीटा, 1 बाय सेक थीटा क्या होगा, cos थीटा टाइम d थीटा हो जाएगा। ओके, इट मीन b को अगर आप लिखेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे dv को, और dv को इंटीग्रेट करने का मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा cos थीटा d थीटा को। बाकी ये म्यू नॉट n i ये तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज बाहर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा और इसका लिमिट देखेंगे, थीटा जो वेरी करेगा तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा, ये क्या होगा आपका वेरिएशन होगा थीटा का। ओके, सो आप उसको लिख दोगे। चलिए, सो यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो इसका मतलब अगर सोलेनॉइड है, ओके, ये मान लो डॉट है, ये क्रॉस है। सो इस पॉइंट P पे P पॉइंट है, अगर ये P पॉइंट जो है इस तरह से ये मान लेते हैं कि अल्फा, ये बीटा, ऐसा कुछ बना रहा है एंगल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद रखेंगे। ओके, म्यू नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा ही होता है ना, तो ये हो गया sin
थीटा की जगह पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट अल्फा, लोअर लिमिट माइनस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा। ओके, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, याद रखेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब जिस सोलेनॉइड का कोई एंड पॉइंट ना हो। ओके, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई एंड पॉइंट होना नहीं जरूरी नहीं है, कोई एंड पॉइंट ना हो, एक एंड हो दूसरा इनफाइनाइट हो तो भी इनफाइनाइट ही होगा। ओके, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट करने का मतलब ये भी कि एंड ढूंढना मुश्किल हो, एंड पॉइंट ना मिले, या एक मिले तो दूसरा ना मिले। ओके, सो इस केस में एंड पॉइंट P well inside solenoid। ओके, मान लो कि ये है आपका सोलेनॉइड, ये इस तरह से या फिर इस केस में इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब R जो है रेडियस ऑफ कोर ऑफ सोलेनॉइड, और ये क्या है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। मतलब क्या, अगर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड से बहुत बहुत बड़ा है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड से बहुत बहुत बड़ा है, तो उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बोल सकते हैं। और पॉइंट जो है वेल इनसाइड सोलेनॉइड है, इस केस में अल्फा भी 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2, और इसकी बात करें तो 1 + 1 दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, याद रखेंगे लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड ये होता है आपका म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये याद ही रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड विद इन द सोलेनॉइड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होता है, इसको याद ही रखोगे। ओके, ये क्या होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई। यहां पर जो है विद इन जो है सोलेनॉइड ये यूनिफॉर्म होगा, ये क्या होता है यूनिफॉर्म, बी जो होता है इसके यूनिफॉर्म होगा, एंड बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन आई अगर इनफाइनाइट है तो। और आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। बी आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड जो होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0 होता है, लगभग 0 ही होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलमोस्ट याद रखेंगे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कोर इज नेग्लिजिबल, assumed to be 0। ओके, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड जो होगा यूनिफॉर्म एंड मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट एन आई। सो इसको याद रखोगे बच्चे, हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया। ओके, हमने इसका डेरिवेशन भी कर ही लिया ना, हम बात करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं।
अब अगर सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, बट पॉइंट P जो है, बट पॉइंट P नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे, इस केस में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट P की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इस केस में अगर देखोगे तो बीटा हो गया 0, अल्फा हो गया 90 डिग्री, तो BP जो हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन जो है नियर वन एंड है, तो वहां पर जो है वेल इनसाइड यहाँ वाला जो मैग्नीट्यूड है उसका आधा हो जाता है वहां पे। ओके, सो BP जो हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2, इसको हम लोग याद रखते हैं। चलिए, सो ये हो गया। इसके अलावा एक टोरॉइड होता है, उसमें टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। वो भी टोरॉइड करने का मतलब सर्कुलर कोर होगा, कोर जो होता है उसका सर्कुलर होगा, सिलिंड्रिकल नहीं होके। ओके, सर्कुलर कोर पे वायर का वाइंडिंग होता है तो उसको टोरॉइड बोलते हैं, और उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कोर वो म्यू नॉट Ni ही होता है। ओके, सो आगे हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ के बाद। ना हम बात कर लेते हैं, सोलेनॉइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आपने सीख लिया अच्छे से, और उसका एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के कैलकुलेशन में करते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के कैलकुलेशन में करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ओके, सो एम्पियर्स लॉ क्या होता है बच्चे, एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है, या कूलम्ब्स लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो होता है गॉस लॉ। सो गॉस लॉ क्या है, अल्टरनेट टू कूलम्ब्स लॉ, एक अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अल्टरनेटिव में काम करता है वो, अल्टरनेटिव के तौर पे, और कूलम्ब्स लॉ से ज्यादा बेहतर काम करता है। ओके, कुछ सिचुएशन में। सो गॉस लॉ था अल्टरनेटिव ऑफ कूलम्ब्स लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एम्पियर्स लॉ जो होगा, और ये गॉस लॉ के ही एनालॉजी समझो इसको, ये क्या है, अल्टरनेटिव टू बायट-सेवर्ट लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, अल्टरनेटिव टू बायट-सेवर्ट law to calculate magnetic field due to current distribution। ओके, गॉस लॉ में हम क्या करते थे, क्लोज इंटीग्रल डिफाइन करते थे। ओके, सरफेस एरिया के लिए क्लोज इंटीग्रल डिफाइन करते थे। यहाँ पे सरफेस एरिया के लिए नहीं, हम लाइन के लिए, ओके, लाइन के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज लूप करते हैं, क्लोज इंटीग्रल। ओके, सो लाइन इंटीग्रल of magnetic field for a closed loop
is equal to mu naught times, यार कुत्ते परेशान करने लगे यहाँ पे आके, अरे पढ़ाने दो यार तुम, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम line integral of magnetic field for a closed loop is equal to mu naught times the total या net enclosed current। अगर कि मान लो कि किसी भी शेप में ये एम्पियर लूप जो होगा, एम्पेरियन लूप जो होगा, एम्पेरियन लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, कैन बी ऑफ एनी शेप। ओके, सो मान लो कि ऐसा अरे यार बाहर निकलो, कुछ देखो, जैसे कि ये वायर है, अब ये एक वायर है तो इसके अराउंड हम कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हैं। ये लूप जो है ऐसा भी हो सकता है, इस शेप में किसी भी फ्री शेप में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, प्योर पूरा सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्लोज होना चाहिए। ओके, सो किसी भी शेप में किसी भी प्लेन में ये लूप हो सकता है। ओके, सो एम्पेरियन लूप। अब मान लो कि इस वायर में करंट है तो इसके अराउंड लूप कंसीडर करेंगे तो नीचे से ऊपर जा रहा है, और इस तरह से देखेंगे नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो देखेंगे तो ये जो है, अगर लूप को इस तरह से कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर देगा। ओके, सो इस केस में लूप के कंसीडरेशन पे भी होता है, डिपेंड करेगा कि आप करंट को पॉजिटिव कंसीडर करते हो या नेगेटिव कंसीडर करते हो। अब मान लो कि ये 4 वायर है, ये क्या है, 4 वायर है, इसको नीचे छोड़ दो। अब किसी में कोई करंट ऊपर जा रहा होगा, किसी में ऊपर जा रहा है, किसी में नीचे आ रहा है, किसी में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसके अराउंड भी हम दूसरा लूप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अराउंड मान लेते हैं कि दूसरा लूप ऐसे ये एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, सो इसको हमने इसके अंदर रख दिया। ओके, तो ये वाला मोटा वाला वायर जो है आपका एम्पेरियन लूप की तरह बिहेव करेगा और ये वाला करंट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, सब वायर का सेगमेंट। सो एम्पेरियन लूप कैन बी ऑफ एनी शेप। और अगर मान लो कि ये लूप एक कंसीडर किया और इसमें जो है अभी जैसे कि एक लूप कंसीडर कर लिया वायर का, वो इमेजिनरी है, जरूरी नहीं आता है कि वायर होगा, इमेजिनरी कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, और किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, और कहीं से भी किसी भी टाइप का कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि एक करंट जो है I1 मैग्नीट्यूड का क्रॉस है, दूसरा जो है I2 मैग्नीट्यूड का डॉट है, तीसरा जो है क्रॉस है I3 मैग्नीट्यूड का। ओके, अब मान लेते हैं कि एम्पेरियन लूप में आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो आप कैसा भी कंसीडर कर सकते हो। अगर मान ले कि जो है लूप में डायरेक्शन आपने ऐसा कंसीडर किया, इधर जो प्लेन ऑफ बोर्ड को देखो तो I1 बोर्ड में अंदर जा रहा है, I2 बोर्ड से बाहर आ रहा है, I3 बोर्ड के अंदर जा रहा है, और लूप जो है हम इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम लिखते हैं B.dl। मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एम्पेरियन लूप पे हमेशा क्या होगा, डीएल के डायरेक्शन में जनरली लेते हैं। सो B.dl अगर मान लो फॉर एंटायर लूप अगर लिखेंगे B.dl तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम I1। देखो I1 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि लूप को अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज कंसीडर किए हैं तो I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा, I3 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, बट I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो B.dl हम एज्यूम करते हैं कि B जो होगा DL के डायरेक्शन में होगा,
बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना है। तो B डॉट DL जो हो जाएगा, अब जो ये लूप के डायरेक्शन में, लूप के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप इसको देखते हो तो I1 को पॉजिटिव रखेंगे, I2 को निगेटिव रखेंगे, I3 को पॉजिटिव रखेंगे। ओके, इस केस में ही दूसरे केस में अगर मान लो कि आप ऐसा लिख देते, ऐसा कर देते, इस केस में लूप का डायरेक्शन हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, इसमें तो लूप का डायरेक्शन ऐसा था, तो इस केस में ये क्रॉस I1 है, ये डॉट I2 है, ये क्रॉस I3 है, तो ये जो हो जाएगा आपका ये क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, इसके लिए लिखेंगे, याद रखेंगे बच्चे, B डॉट DL इसके लिए लिखेंगे। तो इसमें देखो ये क्या होगा, I2 पॉजिटिव होगा, I2 के का लूप का डायरेक्शन इधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो I2 का डायरेक्शन इधर है, मतलब कि I2 के का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज में, दैट इज की लूप के डायरेक्शन में होगा, और I1 के कारण जो होगा क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि लूप के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। I3 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो कि लूप के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम इस केस में अगर देखेंगे तो हम इसको ही लिख सकते हैं म्यू नॉट माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3। ओके, सो डिपेंड करेगा कि लूप का डायरेक्शन आप कैसे कंसीडर करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट को प्लस या माइनस लिखना है। ओके, अब इसके अलावा ये याद रखेंगे, अगर ये लूप है, लूप का प्लेन, और इस केस में एक तो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है और दूसरा जो है करंट ये I1 है और ये I2 है, ये मान लेते हैं कि प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, प्लेन के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो इस केस में जब लिखेंगे मान लेते हैं कि ऐसा, ओके, इधर से देखें तो इस साइड, ये पिक्चर बढ़िया देखना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टूटा उटा हो तो अगर मान लो कि इस तरह से है और इसमें डायरेक्शन देखें, अगर लूप का डायरेक्शन हमने ऐसा कंसीडर किया, टॉप व्यू से लूप का डायरेक्शन देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस के लिए एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, अगर B डॉट DL लिखेंगे तो B डॉट DL जो होता है, अच्छा इसमें हमने नहीं लिखा था, इसमें देखो स्टेटमेंट के साथ यहीं पे B डॉट DL जो होता है वो म्यू नॉट टाइम I इनक्लोज्ड होता है, I इनक्लोज्ड। ओके, और आप इसको ही बोलते हो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। इस स्टेटमेंट के साथ पहले ही लिख लेते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, ये आपने सीख ही रखा था, इसको देखेंगे तो ये डायरेक्टली I1 I2, देयर इज नो नीड टू टेक एनी कंपोनेंट, ये लूप को क्रॉस कर रहा है ना, लूप को कट कर रहा है ना, लूप के अंदर बाहर हो रहा है ना, तो सीधा I2 ले लेंगे, I1 I2 cos थीटा I2 sin थीटा खोजने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याद रखेंगे नो नीड टू टेक कंपोनेंट। ऐसे भी करंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है, जो उसका कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। सो इसमें याद रखोगे बच्चे, इसको किस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि
एम्पियर्स लॉ लिखना हो, एम्पियर्स लॉ लिखना हो, ओके। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है 2I करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ओके। 2I जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, 2I 2I पूरा फ्लो हो रहा है, ओके। और इसमें जो है I फ्लो हो रहा है, ओके। सो 3 लूप कंसीडर करते हैं। ये लूप 1, लूप 2, लूप 2, लूप 3। एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, लूप सब में देखें तो ऐसा ही कंसीडर कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ लूप 1 के लिए लिखेंगे, तो लूप 1 के लिए लिखेंगे तो देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा B डॉट dl म्यू नॉट 2I, ठीक है। लूप 2 के लिए अगर लिखेंगे, लूप 2 ये वाले लूप के लिए, सो इसके लिए लिखेंगे तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ तो हम लिखेंगे इस केस में B डॉट dl। अब ये देखो ये ऐसा है, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो म्यू नॉट इसमें भी 5I हो गया। लूप 3 के लिए देखेंगे, लूप 3 के लिए तो ये हो गया आपका ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है, ये वाला क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl म्यू नॉट, लूप आपने ऐसा कंसीडर किया है और करंट के वजह से 2I की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा एंटी क्लॉकवाइज, 5I की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो म्यू नॉट 2I प्लस 5I, दैट इज आप इसको म्यू नॉट 7I भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। और आपको अगर इसमें लिखना है ओके, सो इसमें मान लेते हैं क्रॉस 5I डॉट 2I क्रॉस 7I, तो ये करंट मान लेते हैं ऐसा गया, फिर ये लौट के ये लूप को ऐसा हम कंसीडर करें और ये ऐसा आ गया। सो इस पूरे लूप के लिए आप देखेंगे, इस पूरे लूप के लिए देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, एम्पियर्स लॉ, ओके। सो ये पूरे लूप में देखोगे तो एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, अगर इसको हम खोल के देखें तो इसको खोल के देखें तो ये जो हो जाएगा ऊपर से आ रहा है, ये नीचे जा रहा है इस केस में,
तो B डॉट DL अगर लिखेंगे, B डॉट DL लिखेंगे, ओके। सो इस केस में देखो तो अगर ये पूरे लूप के लिए लिखेंगे तो इस केस में क्रॉस वाला जो होगा पॉजिटिव और डॉट वाला 5i म्यू नॉट 5i और म्यू नॉट 5i प्लस 2i सॉरी माइनस 2i प्लस 7i लिखेंगे, ओके। ये इस तरह से साइन है, इसका मतलब ये वाला जो है कॉपर कनेक्शन नहीं है, कॉपर कनेक्शन नहीं है, ओके। तो इस तरह से देखेंगे तो ये जो है इसकी वजह से देखिए तो ये इस तरह से देखे तो इस तरह से देखेंगे तो ये माइनस आ रहा है। 5 की बात करें, ये 5 जो है माइनस हो जाएगा 5i की वजह से इधर होना चाहिए, 5i की वजह से इधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लूप ऐसा कंसीडर कर लिया, ये माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर कॉपर कनेक्शन होगा तब इस केस में करेंगे, चलो ठीक है, फिर भी कर सकते हैं माइनस। और ये जो है 2i की बात करेंगे बच्चे, ये इस तरह से होगा 2i, ये भी माइनस हो गया और इसमें देखें ये भी माइनस हो गया, माइनस 7i हो गया। और कॉपर कनेक्शन अगर नहीं है तो फिर सॉरी कॉपर कनेक्शन नहीं है इसमें, तो इस केस में अलग बात होगा, ये 5i 7i को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 2i को निगेटिव। सो इसमें मानते हैं कॉपर कनेक्शन है, ओके। चलिए तो इस केस में एम्पियर्स लॉ लिखेंगे तो आप इस तरह से बच्चे लिखोगे, देखो 5i की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था ऐसा, लेकिन लूप आपने ऐसा कंसीडर कर लिया है तो ये हो जाएगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था, बट लूप जो है ये ऐसा है तो निगेटिव हो गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए था क्लॉकवाइज, बट ये लूप जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऐसा हो जाएगा, ओके। सो इस केस में एम्पियर्स लॉ लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एम्पियर्स लॉ पे और भी डिस्कशन कल करेंगे, कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक होपफुली आप लोग सभी हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। इसको अच्छे से याद रखोगे, जो बताया गया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम फटाफट करेंगे, डाउट डिस्कशन लेंगे और आप लोग जल्दी से मिलने भी वाले हो, स्टार्ट ऑफलाइन होने वाला है, तो फिर आप लोग आओगे भी तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, ओके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।